हम लोगों का LIC एक्ट 1956 चल रहा है, जिसमें हम 1 से लेकर लगभग 22 धाराओं तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्याय 5 की एक धारा रह गई थी कल, उसे पूरा करेंगे। साथ में अध्याय 6 को पूरा जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, निश्चित रूप से आपको एक वित्तीय समझ में सहायता प्रदान करेगा। तो बने रहें हमारे इन वीडियो में। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। और यदि ये पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को अपना प्यार दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5। और इस अध्याय 5 में ही हमने 22 तक पढ़ लिया था। धारा आती है 23। धारा 23 एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और धारा 23 यह बयां करती है निगम के कर्मचारी वृंदों को, यानी कि जो निगम में कर्मचारी कार्य करते हैं उनके बारे में ये धारा जिक्र करती है। निगम के कर्मचारी वृंद या आदि। अब निगम में प्रत्येक कार्य को संपादित करने के लिए एक कर्मचारी लगा होता है और इन सब का जिक्र इसमें दिया गया है। इनके कार्य दिए गए हैं, इनकी शक्तियां दी गई हैं, जिनको हम ब्रांच में भी देख सकते हैं और मुख्य कार्यालय में भी इन सब के अपने अपने कार्य बटे हुए हैं। लिहाजा निगम में जो भी कर्मचारी कार्य करते हैं उन सबको जो स्वरूप निर्धारित करा गया है, उनकी नियुक्ति जो होती है वो जिस धारा के तहत होती है वो निगम की धारा 23 है, जो कि LIC के कर्मचारियों की नियुक्ति आदि और के कर्तव्यों का प्रावधान करती है। उनकी क्या योग्यताएं होंगी, कैसे उनको पद से हटाया जा सके इत्यादि का जिक्र इसमें करा गया है। तो धारा 23 निगम के कर्मचारी वृंदों के बारे में बताती है। अब यहाँ पर हमारा जो था वो अध्याय 5 संपूर्ण हो जाता है और धारा 23 भी खत्म हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अध्याय 6 और धारा 24 के बारे में। अध्याय हमारा 6 रहेगा और धारा रहेगी 24। इसमें दिया गया है निगम की वाहियां। निगम की वाहियां, इससे यहाँ से यह होता है निगम की जो संपत्ति है, या अमूमन LIC शाखाओं में जो OS डिपार्टमेंट होता है, इसी में निगम की निधियां भी इसी को कहते हैं। निगम की वाहियां, निगम की शास्ति इत्यादि नामों से इन्हें जाना जाता है। यानी कि एक प्रकार से इसको निगम के जो लेखा जोखा होता है उससे संबंधित यह धारा है। प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित रूप से लिखित रूप में एक रिकॉर्ड के रूप में मेंटेन करना होगा। इन सब चीज़ों का प्रावधान धारा 24 करती है। तो निगम की वाहियां आप याद रखेंगे, इन सब का जिक्र धारा 24 में मिलता है। अगली महत्वपूर्ण धारा है धारा 25 और धारा 25 में अतिरिक्त संपरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। अतिरिक्त संपरीक्षकों की नियुक्ति। यानी कि जो मैंने पूर्व में पढ़ाया था धारा 19 में एक संपरीक्षक समिति का जिक्र आया हुआ था। यानी कि कार्य को सुचारू रूप से संपादित करा जा सके, इसके लिए LIC में अतिरिक्त संपरीक्षक भी नियुक्त करे जा सकेंगे, जो कि मुख्य कार्यालय में कार्य करेंगे, ताकि कि निगम की कृत कार्यशैली है वो निश्चित रूप से सफल हो सके और लोगों तक इसका लाभ जा सके इत्यादि के लिए अतिरिक्त संपरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करा गया। धारा 25 में ये बताया गया है इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, इनको कैसे पद से हटाया जा सकेगा, क्या इनकी योग्यताएं होंगी, कौन व्यक्ति इस पर नियुक्त हो सकता है इत्यादि का जिक्र धारा 25 में करा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण धारा थी धारा 25। अगली धारा के बारे में हम जानेंगे धारा 26। इतना कुछ इनमें है नहीं, इसलिए हम लोग इनका ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे। धारा 28 को मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्याय 6 हमारा चल ही रहा है। धारा 26 ये भी बहुत महत्वपूर्ण धारा है। धारा 26 की वर्णित कुछ इस प्रकार से है। बीमांकिक मूल्यांकन। धारा 26 के तहत
मुख्य कार्यालय में या सेंट्रल ऑफिस में जो भी व्यवसाय होता है प्रति वर्ष भर में, उन सब का बीमांकित मूल्यांकन करा जाता है। इसमें उन सारी रिपोर्टों को लिखा जाता है कि कितने क्लेम्स हुए, कितनी न्यू पॉलिसियां हुई, यानी कि कितना रुपया एलआईसी से गया और कितना रुपया एलआईसी में न्यू पॉलिसी के रूप में जमा हुआ, इत्यादि का जिक्र इसमें करा गया है। क्लेम में आपके एसबी क्लेम भी शामिल रहेंगे, मैच्योरिटी भी शामिल रहेगी, और जो पेंशन नुमा राशि दी जाती है यानी कि एन्युटी, ये भी शामिल रहेंगे। यानी कि जो जो खर्चा एलआईसी की तरफ से जाएगा वो इसमें शामिल करा गया है बीमांकित मूल्यांकन में। इन सबको देखने के बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है जो एक्चुअरी द्वारा होती है। अभी बीमांकित मूल्यांकन करने के बाद ये एक्चुअरी भी बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। ये वो पद है जो भी आपके जो प्लान्स होते हैं उनको डिजाइन करना इनका कार्य होता है। मोर्टेलिटी टेबल को एनालिसिस यही करते हैं। प्रीमियम की रेट्स क्या होंगे, प्रीमियम कब बढ़ेगा, कब घटाया जा सकता है, इन सब का वही कार्य जो ये कार्य को संपादित करते हैं। साथ ही जो हम लोग पैसा लगाते हैं एलआईसी में, उसको कहाँ निवेश करना है, कैसे अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, कैसे पॉलिसी धारकों का हित संरक्षित हो सकता है, इत्यादि का जो भी कार्य होते हैं वो एक्चुअरी द्वारा संपादित होते हैं और इन्हीं के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार करी जाती है। और ये रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान हमारी धारा 26 करती है। अगली धारा की मैं बात करूंगा, धारा 27। ये भी बहुत महत्वपूर्ण धारा है जो कि मूल्यांकन से संबंधित ही है। धारा 27। धारा 27 की वर्डिक्ट कुछ इस प्रकार से कि जो बीमांकित मूल्यांकन हो चुका है, यानी एक्चुअरी द्वारा जो बीमांकित मूल्यांकन हुआ उसकी रिपोर्ट निर्देशक मंडल में जाएगी। निर्देशक मंडल, और ये वही निर्देशक मंडल है जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ था। इस निर्देशक मंडल का गठन धारा 4 के तहत होता है, जिसमें लगभग 9 से 13 सदस्य हो सकते हैं वर्तमान में। ये जो एक्चुअरी ने जो भी रिपोर्ट बनाया उसको ये लोग मंथन करते हैं कि आखिरकार वास्तविकता में एलआईसी की स्थिति क्या है, कितना एलआईसी ने प्रॉफिट कमाया, इन सब का ये लोग विस्तृत मूल्यांकन करेंगे। कितना पैसा एक्स्ट्रा आया, कितना जो हमने निवेश कर रखा था उनका ब्याज कितना आया, इत्यादि निकाल लेते हैं कि क्लेम कितने गए हम लोगों की तरफ से, कितना न्यू पॉलिसी से पैसा आया, इत्यादि सारा कुछ करने के बाद एक इस मुद्दे पर पहुंचते हैं कि आखिरकार इस वित्तीय वर्ष में एलआईसी ने कितना पैसा कमाया या पॉलिसी होल्डरों को कितना ब्याज दिया बोनस के रूप में, इत्यादि का जिक्र इस रिपोर्ट में शामिल करते हैं। और एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करी जाती है जो कि निर्देशक मंडल द्वारा तैयार होती है। अब धारा 28, इस धारा का जिक्र बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और अमूमन ये सबको याद होनी चाहिए और हर बीमा अभिकर्ता को इस धारा को अपने ग्राहक को बताना चाहिए। धारा 28 की वर्डिक्ट कुछ इस प्रकार से है कि अधिशेषों का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा, किस प्रकार किया जाएगा। अधिनियम की अपनी एक क्लिष्ट भाषा होती है। मैंने सभी धाराओं को अपनी सरल सहज भाषा में समझाने का प्रयास करा है। हो सकता है आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यदि अधिनियम के शब्दों को लिखा जाए तो शायद ही है कि वो समझ में आए। ये वीडियो आम जन तक जानकारी पहुंचाने के पर्पज से बनाई गई हैं और शायद इतना मैं भरोसा करता हूं कि YouTube इतिहास की पहली वीडियो होंगी जिनमें विस्तृत रूप से इतनी चीज़ों को एक जगह समेटकर परोसा गया है। तो आप निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। यानी कि अधिशेषों का उपयोग किस प्रकार करा जाए। अभी क्या होता है, क्लेम कुछ जनरेट होती हैं, क्लेम में पैसा चला गया एलआईसी का। अब चूंकि न्यू पॉलिसी से पैसा आ भी जाएगा, ये पैसा आ गया, यहाँ पर माइनस कर दें, हम प्लस कर देते हैं, पैसा आ जाएगा।
क्लेम की राशि बढ़ चुकी है, यहाँ पर कुछ सैलरी चली गई एम्प्लॉय की, सारा कुछ बांटने के बाद जो भी होते हैं, बिल्डिंग का रेंट, टीए बिल, अलाउंस, जितना भी खर्चा होना था एलआईसी का, वो सारा काटने के बाद कुछ राशि बचती है, जिसको कि अधिशेष के रूप में हम जानते हैं। अब इसका उपयोग कैसे होगा? अभी वित्तीय वर्ष समाप्त होगा, एलआईसी डिविडेंड भारत सरकार को सौंपेगी और एलआईसी के चेयरमैन भारत सरकार के वित्त मंत्री को एक चेक समर्पित करते हैं, जिस पर लाखों में राशि अंकित होती है, जो कि एलआईसी का प्रॉफिट होता है, एलआईसी कमाती है, जो पॉलिसी धारकों को भी देती है। उस चेक की फोटो अमूमन हर एलआईसी करने वाले व्यक्ति अपने स्टेटस पर लगाते हैं। वास्तविकता में जो अधिशेष जो एलआईसी भारत सरकार को देती है, ये अपनी कुल आय का जो एक वर्ष में वो कमाती उसका 10% होता है। यानी कि आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एलआईसी वर्ष भर में कितना विशाल संपत्ति का अर्जन करती है, और उसका 10% भारत सरकार को सौंपती है, जो कि राशि लाख करोड़ में होती है। अब चूंकि जो 90% बचा कुल का, इस कुल की 90% का 90% जाएगा यूलिप पॉलिसी में। जो लोग यूलिप को बुरा बताते हैं, शायद ये कट गया होगा, जो लोग यूलिप को बताते हैं, यानी कि 90% चला जाएगा यूलिप में। कर दूं मैं 90, ये 100% होता है लाभ, 100% में से 10% चला गया भारत सरकार के पास, बचा 90%। वो चेक में लिखी गई राशि मात्र 10% होती है। अब ये 90% बचा हुआ है, इस 90% का 90% यानी 90% का 90% राशि जाएगी यूलिप के लिए, यानी 10% फिर कम हो गया। और जो कुल आय होती है उसका लगभग 80% राशि जाती है अन्य ट्रेडिशनल प्लान के लिए। यानी कि जो कंपनी 10% के रूप में, इसका ये भी मतलब निकलता है भारत सरकार को इतना लाभ कराती है, तो वहीं पॉलिसी होल्डरों के लिए भी कितना लाभ होता है। तो निश्चित रूप से एलआईसी से मिलने वाला ब्याज आपको अन्य वित्तीय संस्थानों में लगाए गए ब्याज से काफ़ी हद तक ज़्यादा मिल सकता है। चूँकि एलआईसी का मुख्य कार्य बीमा क्षेत्र में बीमा देना है, इन्वेस्टमेंट्स इसका सेकंड सोर्स है, और यहाँ पर आपको बीमा की भी सुविधा मिलती है, साथ ही एक अच्छे रिटर्न के साथ भी अपना आप पैसा लेने के हकदार आप हो जाते हैं। तो धारा 28 को आप याद रखें, आपको मिलने वाला बोनस यही धारा तय करती है कि कितना बोनस आपकी पॉलिसी में जोड़ा जाएगा, कितना पॉलिसी बढ़ जाएगी, बोनस की रेट घटेगी या बढ़ेंगी, ये वो ही धारा है जो निर्धारित करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण धारा थी। यहाँ तक क्या हो गया कि एलआईसी ने भारत सरकार को अपना डिविडेंड दे दिया, यूलिप में जिनने पॉलिसी ले रखी थी उनको यूलिप में वैल्यू ऐड कर दी गई, दूसरा जो ट्रेडिशनल पॉलिसी ले रखी थी उनमें बोनस जोड़ दिया गया। इन सब का ब्यौरा एलआईसी द्वारा कर दिया गया धारा 28 के तहत। अब अगली महत्वपूर्ण धारा है धारा 29। धारा 29, ये जो चीजें हुई हैं ये महज एक कमरे में नहीं रह जाती। धारा 28 के तहत इन्हें सबकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करी जाती है, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद संसद में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करी जाती है, जो इस बात का सबूत प्रस्तुत करती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम एक सरकारी कंपनी है। किसी भी कंपनी की रिपोर्ट मुझे नहीं लगता संसद में समक्ष प्रस्तुत होगी, और संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत होने का एक और आशय होता है कि संसद में जो भी प्रतिनिधि बैठे हुए होते हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, और यदि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं देखा जाए संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत होने का आशय यह है कि एलआईसी ने अपनी जो भी रिपोर्टें थी वो सीधे सीधे जनता के समक्ष प्रस्तुत कर दी हैं, और उन पर जनता की नज़रों में सारा कुछ बताया जाता है कि हम लोगों ने जो भी कमाया वो आपके समक्ष है, कितना आपको मिला, कितना यूलिप प्लान में गया, कितना भारत सरकार को सौंप दिया गया। इन सब की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत होने के बाद एलआईसी अपना कार्य करती है। तो आप आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।